गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। श्रेया ने कुछ डाउट्स भेजे हुए हैं मुझे। मैं एक दो डाउट्स लेता हूँ जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं। श्रेया, तो आपका जो पहला डाउट है वो ये है कि इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। कितनी कार्बन चेन है? 1 2 3। ऐसा कुछ है श्रेया? यस सर। इसका जो था इसका टॉटोमर लिखा था। टोटोमर ही है श्रेया। कीटोइनोल टोटोमराइजेशन तो आपने पढ़ा है। हाँ। दूसरी भी एक टोटोमराइजेशन मैंने आपको बताई थी। टोटोमराइजेशन में क्या हो सकता है? कि एक बॉन्ड हाइड्रोजन दूसरे एक से जगह से हटके दूसरे बॉन्ड में दूसरी कन्वर्ट हो जगह जाए, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। तो यहाँ हाँ। पर क्या है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है, इसने यहाँ से यहाँ और ये बॉन्ड ओपन हो गया। कुछ ऐसा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन पहुंच गया है। नहीं, हाँ हाँ हाँ। यही होता था टोटोमराइजेशन में। तो यस सर, वो समझ गया। सेकंड वाले में क्या डाउट है? इन दोनों के बीच में रिलेशन, हाँ इसमें क्या डाउट आया बताओ। सर, इसका जो है ये फंक्शनल नहीं होना चाहिए। नहीं, मेटामर्स है, दोनों साइड चेन अलग अलग है। देखो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, नाइट NH का NH है। हम्म। मेटामेरिज्म में वो क्या तो समझा मेटामर्स, वो तो समझा, पर दूसरा ऑप्शन एक है ना उसका, कि उसका दूसरा ऑप्शन दिया पोजीशन आइसोमर। पोजीशन कैसे होगा वो? पोजीशन इस वजह से क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है ये डिफरेंट है दोनों जगह। जैसे पोजीशन आइसोमर्स दिया हुआ है। तो फिर फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होता है सर? नहीं, फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। जैसे अमीन की बजाय अमाइड आ जाए, कुछ ऐसा चेंजेस हो फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है सर, समझा। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट फिर बताओ। अगला क्या? फिर अगला वाला भी सर। अगला वाला फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। यस सर। ये किस वजह से? यहाँ पर एक जगह COOH है, मतलब आपके पास क्या आ रहा है, ओइक एसिड है, और दूसरी जगह O8 है, एस्टर है, एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है। नहीं श्रेया? यस सर। और उससे नेक्स्ट क्या है? उससे नेक्स्ट पोजिशनल आइसोमेरिज्म दिख रहा है मुझे। देखो हाँ। क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है दोनों जगह, तो इस हम्म। वजह से। और चलिए, सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल और कन्फर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल और कन्फर्मेशनल दो आते थे ना शायद। शुरुआत में कैटेगरीज बताई थी आइसोमेरिज्म की, याद है? तो बताया था कि अलग अलग दोनों ब्रांच हो जाते हैं। आइसोमेरिज्म की ही दो ब्रांचेस बताई थी मैंने। क्या क्या? स्ट्रक्चरल स्टीरियो
यस सर, और स्टीरियो में हमारा कन्फर्मेशनल आता है और कॉन्फ़िगरेशनल। और कौन सा बताया था? एक मिनट, ये नहीं बताया क्या? और दूसरे वाले में सारे टॉटमर्स मेटामर्स ये सारे आते हैं। हम्म। और वो बोला था कि इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और नॉन इंटर एक कन्वर्टेबल होते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशनल, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल होने चाहिए। क्योंकि सर इसका फर्स्ट पार्ट भी कॉन्फर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, सेकंड पार्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल दिया है। हाँ, एक मिनट देना जस्ट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, मतलब जिसमें सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। ओके। ठीक है, हाँ। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं एक बार वापस से। सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं? सब तो नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी किए हैं स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास हम लोगों ने ब्रिज एंड डैश प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा देखा था कि कैसे होता है। आज मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। सर कौन सा? देखो आयुष, पहले बताता जाता हूँ। ब्रिज एंड डैश प्रोजेक्शन इसमें एक नॉर्मल बोन लाइन represent atoms present in plane of paper. A broken line represent bond going behind the plane of paper. Bond going behind the plane of paper. And a solid which represent bond projected out towards the viewer. ये देखिए,
ये ऊपर वाला थोड़ा स्ट्रेट बना सकते हो। ओके, तो ये विजन डैश प्रोजेक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। कैसे दिखाते हैं? ये बेसिकली 3D स्ट्रक्चर को 2D में रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। ये आपका 3D स्ट्रक्चर को 2D में रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। तो इस पार्ट को एक बार लिख लेना, शायद आपने लिख भी लिया होगा। यस सर। सर हाँ बोलो आयुष। सर ये कौन सा कंपाउंड है? थोड़ा माइक पास लाके बोलो आयुष। सर ये एटम बता दो बस कौन सा। कोई भी रैंडम, मतलब मैंने सिंबल ले लिए हैं, XWXYZ। अच्छा रैंडम सिंबल्स ले लिए हैं WXYZ। ये एटम्स की एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन सिंबल ले लिए हैं कुछ भी। ठीक है, ओके सर। रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स ले लिए जस्ट WXYZ। सर ये तो आप कल ही बता चुके थे ना? हाँ, बस इसी को थोड़ा सा अब आगे बताता हूँ। फिशर प्रोजेक्शन ये कल बता दिया था मैंने। नेक्स्ट वन इज फिशर प्रोजेक्शन। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है? आयुष दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या करेंगे? इसमें फर्स्ट पॉइंट, इंटरएक्शन of two solid lines represent a chiral center. Interaction of two solid lines represent a chiral center. Second, horizontal line represent bond projected
bone अरे क्या हुआ? represent bonds projected out to plane of paper. Third, vertical अरे spell गलत कर दिया. Horizontal line represent bonds projected out of plane of paper. Vertical lines represent bonds projected back from plane of paper. Vertical line represent bonds projected back from plane of paper. ओके, अब ये होता क्या है देखो, मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. स्टॉप शेयर कर रहा हूँ. आपको मेरा कैमरा दिखाई दे रहा है? यस सर. हाँ, ये देखिए, ये आपके पास मॉलिक्यूल है. ओके, इसको क्या मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ? देखो, दो बॉन्ड ऊपर, दो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, बिल्कुल स्ट्रेट. यस सर. है ना? इसको ऐसे करके दिखाया जा सकता है. यस सर. देखो, तो इसका कहने का मतलब ये है, फिशर प्रोजेक्शन का मतलब क्या होगा? अगर इसको प्लेन ऑफ पेपर माना जाए तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये प्लेन ऑफ पेपर से बाहर निकल रही होगी, जबकि जो वर्टिकल लाइन होगी वो प्लेन ऑफ पेपर के बैक साइड में होगी. जो वर्टिकल लाइन होगी ना, उस पर जो एटम होगा वो प्लेन ऑफ पेपर में पीछे की तरफ जा रहा होगा, देखो. और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो होगा वो प्लेन ऑफ पेपर में बाहर की तरफ निकल रहा होगा. ठीक है? यस सर. ओके. दिखाते कैसे हैं, अब देखते जाओ. अगर इतनी बात आपको समझ में आई, आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन देता हूँ. ये मॉलिक्यूल देखिए आप, इस मॉलिक्यूल का नाम है 2-ब्यूटेनॉल. ये आपका एक कार्बन सेंटर है, कायरल सेंटर है ये वाला कार्बन. Sorry. These two bonds
are coming out of plane of paper. And these two bonds going below plane of paper. Going below plane of paper. देखिए ये सब एक बार लिख लीजिए, ड्रॉ भी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हियर प्रोजेक्शन काफी ज्यादा यूज होगा। इसी का अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं तो कुछ ऐसे बनेगा। और ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स एज दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड कायरल कार्बन है। देखिए हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखो 2 एनेंटियोमर और बता देता हूँ, आप देखो मेरे साथ साथ। EN, अरे ये थोड़ा स्पेल गलत लिख दिया, ENAN एनेंटियोमर, ये थोड़ा चेंज कर लेना स्पेल। अगला देखिए आप,
ये भी एनेंशियोमर्स हैं, ऊपर वाले भी एनेंशियोमर थे, नीचे वाले भी एनेंशियोमर्स हैं। ये फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड का, काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलता है लैक्टिक एसिड? मिल्क। मिल्क में। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। ओके, ड्रॉ हुआ। यस सर, हो गया। बहुत बढ़िया। सर एक बार दिखा देंगे, मेरा ड्रॉ नहीं रह हुआ। गया था, देखो आयुष, कहाँ रह गया? एक मिनट आयुष, एक मिनट, जस्ट ज़ूम। हाँ आयुष, दिखा? यस सर, एक सेकंड सर। हो गया सर। अभी इसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, देखते जाइए। तो हेडलाइन है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फिशर प्रोजेक्शन। पहली बात, आपको ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। कैसी मिस्टेक? देखो, W X Y और Z, these two are not same compounds। ये दोनों सेम कंपाउंड्स नहीं है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, these two are not equal, these two are not same compounds, they are enantiomer but they are not same compound। सेम कंपाउंड नहीं है ये दोनों, ध्यान रखना है। पहली मिस्टेक, हम लोग करते क्या है, यहां पर इसको उठा के टर्न कर देते हैं। बोल, मैंने Y और Z से बॉन्ड को पकड़ा, मैंने सॉरी W और Y से पकड़ के बॉन्ड को पकड़ा और रोटेट कर दिया, लेकिन ऐसा 3D में फिजिबल नहीं हो पाता है। ये गलत चीज है, आप ऐसे डायरेक्टली टर्न नहीं कर सकते मॉलिक्यूल को। सर रिपीट करेंगे? आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दे W और Y के अलोंग। जो W और Y एक्सिस है, जो W और Y एटम को ज्वाइन करने वाला एक्सिस दिखाई दे रहा है,
उसके अलोंग आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर सकते। सर इसके पॉइंट्स लिखाएंगे ना? वर्डिंग में लिखा हुआ आयुष? सर लिखवा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो श्रेया, मॉलिक्यूल था 3D में, हमने लिखा है 2D में, फिर 2D में कैसे रोटेट करेंगे? 3D में तो कर सकते थे, 2D में कैसे कर पाएंगे? हम्म, एक्चुअल मॉलिक्यूल 3D में है, हमने सिर्फ उसका प्रोजेक्शन बनाया है 2D में कि देखिएगा 2D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर सर हम तो ऐसे वो इसको कंसिडर ही नहीं कर सकते कि एनाइशियमर्स है। तो फिर हमने ऊपर इतना लिखा ही थी कि एनाइशियमर्स होते हैं। एनेंशियोमर्स तो है, क्योंकि इसमें 2 एटम्स की पोजीशन चेंज की है। दिखा देता हूँ कैसे एनेंशियोमर्स है। एक मिनट देना, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। श्रेया ये देखो, ये मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है। थोड़ा अच्छे से, इन दोनों एटम्स की अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं तो फिशर क्या होगा? एनेंशियोमर बन जाएगा, सीधी सीधी बात है, मिरर इमेज, यस। है ना? तो उसमें फिशर में एनेंशियोमर्स डायरेक्टली दिखा सकते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ ये दोनों एटम्स की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि इन दोनों पकड़ के यूं रोटेट करा दें, तो ये आउट ऑफ द प्लेन निकल के आ जाएंगे। जबकि वर्टिकल लाइन क्या होनी चाहिए? इनवर्ड। यस। ये प्रॉब्लम है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इनवर्ड चली जाएगी और ये आउटवर्ड निकल के आ जाएगी अगर आप इसको ऐसे रोटेट कराते हैं। तो ऐसा कोई रोटेशन डायरेक्टली नहीं देना है, 2 एटम्स को पकड़ के खासकर रोटेशन नहीं होगा। आया? यस। तो आयुष ये लिख लो, लिफ्ट एंड टर्न ओवर ऑपरेशन इज नॉट अलाउड। जो वर्डिंग है इसकी वो ये है, लिफ्ट एंड टर्न ओवर ऑपरेशन इज नॉट अलाउड। लिफ्ट एंड टर्न ओवर ऑपरेशन इज नॉट अलाउड। लिख लिया सर। लिख लिया? यस। नेक्स्ट देखो, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये दोनों बताना। क्या हो रहा है? Z X क्या ये ऑपरेशन, ये क्या होगा? ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशन है? क्या ये एनेंशियोमर्स हैं? नो। नहीं है। तो रिलेशन क्या है अगर एनेंशियोमर नहीं है तो?
अगर एनिंशोमर्स नहीं है तो क्या रिलेशन होगा? सर ये तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में है ना? नहीं आयुष, कहाँ पीछे रह गए तुम? एकदम से आए हो। देखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म अलग चीज था, यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म चल रहा है आयुष। भूल गए सब कॉन्सेप्ट। अच्छा, मॉलिक्यूल हाँ है, सर। ये मॉलिक्यूल है, मैंने क्या किया, चारों एटम्स की आपस में पोजीशन फ्लिप की है, मतलब इसको यूं घुमा दिया। तो यूं का यूं घुमाऊंगा तो y की जगह क्या चला, w की जगह क्या चला जाएगा, y। देखो, यूं था मॉलिक्यूल यस सर। और उसको पकड़ के यूं घुमा दिया पूरा, तो W की जगह क्या चला जाएगा, Y, क्योंकि जो नीचे था वो ऊपर आ गया। हॉरिजॉन्टल में भी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर जाएंगे, तो X की जगह चला गया Z और Z की जगह चला गया X। देखो ऐसे सिंपली यस ये सर। ऑपरेशन तो अलाउड है। और सेम मॉलिक्यूल रहा, मैंने मॉलिक्यूल तोड़ा नहीं है, बिल्कुल सेम रखा है। यस सर। तो ये दोनों सेम कंपाउंड्स हैं। ओके सर। ओके, इसको बोलेंगे रोटेट इन द प्लेन ऑफ पेपर at 180 degree operation is allowed. Rotate in the plane of paper rotate in the plane of paper through 180 degree through 180 degree through 180 degree is a allowed operation through सर 180 यहाँ पर रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, आपने क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर। same compound they are same compound है दोनों। ओके सर, हाँ बोलो। एक क्वेश्चन भेजा था कल आपको, वो ऐसा ही क्वेश्चन था। श्रेया ऐसा नहीं था, थोड़ा सा शायद आगे का था जितना मुझे याद है। तो उसमें आंसर था एनाइशियोमर। बट एनेंशियोमर्स है। हाँ, बट कैसे है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन भेजा था मैंने उसमें। हाँ करेक्ट अरेंजमेंट। तो श्रेया थोड़ा सा रुको, इसमें एक आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ेगा। ओके ठीक है, अभिषेक ने कुछ भेजा है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, रोटेट इन द प्लेन ऑफ पेपर थ्रू 180 डिग्री is a allowed operation is a allowed operation and will yield same molecule is a allowed operation and will yield same molecule. Rotate in the plane of paper through 180 degree is a allowed operation and will yield same molecule. मैंने क्या किया, यहां से पकड़ा इसको, ये एक्सरसाइज के अलोंग टर्न कर रहा हूं, आउटसाइड से यूं पास कर रहा है तो यूं घुमा दे रहा हूं इसे 180 डिग्री से, या यूं बेटर बोलूं तो ऐसे 180 डिग्री से। बात समझ आई ये वाली? इसमें किसी कोई डाउट है तो बोलो।
हुआ भाई? सबका हुआ क्या? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक मिनट, कैमरा को करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अरे ये तो बड़ा इजी चीज है, ये बतानी पड़ेगी। देखो कैमरा से, अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन में अपनी पोजीशन चेंज करानी हो तो कैसे कराएं? सबसे बेस्ट वे क्या होता है, इसको पकड़ा मैंने ऊपर वाले को, ये अंदर तरफ ऐसे, एक को पकड़ा, बाकी तीन को रोटेट करा दो। अब बाकी तीन को अपनी पोजीशन पे चेंज कर दो। एक को पकड़ करके बाकी तीन अपनी पोजीशन अगर चेंज करें, एक की पोजीशन फिक्स रखो, बाकी तीन की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दो। वैसे केस में एक अलाउड ऑपरेशन होगा और सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। जैसे टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है, आप एक को पकड़ के तीन को रोटेट करा सकते हैं। वही काम मैं फिशर में कर रहा हूं। फिशर में एक एटम पोजीशन फिक्स करो और बाकी सबको रोटेट किया जा सकता है। देखो कैसे पेपर में मैं करके दिखाता हूं। सॉरी, पेपर में देना। इसको फिक्स कर दो, फिक्स। अब क्या करो, इसको फिक्स करके बाकी तीन को रोटेट करा दो। W का W रहा, यहां पर X की जगह आ गया Y, X की जगह कौन आया? Y आया। Z की जगह कौन चला गया? X चला गया, और Z यहां पर Y की जगह आ गया। ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं। फिर आगे देखो, अगेन W को मैंने फिक्स रखा, W एज इट इज फिक्स है। Y की जगह कौन चला जाएगा? पहले इस तरफ से इस तरफ रोटेशन ले रहा हूं, तो Y की जगह Z भेज दो, Z की जगह X चला जाएगा और Z यहां पर आ जाए। सॉरी, पहले वाले से देखा, Y की जगह Z चला गया, X की जगह Y चला गया और X चला गया यहां पर। ये भी सेम है, सब कुछ सेम चल रहा है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं। बताइए भाई, ये ऑपरेशन समझ आया या नहीं? क्या किया मैंने? एक एटम को फिक्स कर दिया, एक बॉन्ड को फिक्स कर दिया, बाकी तीन को रोटेट करा रहा हूं और इसमें सेम मॉलिक्यूल मिले जा रहा है हर बार। ये बात समझ आई या नहीं आई, बताइए प्लीज। आ गई सर। आ गई, बहुत बढ़िया। तो इस पार्ट को अपने वर्ड्स में एक बार लिख लो, अपने वर्ड्स में इस एक लाइन को लिख लो कि एक बॉन्ड को फिक्स किया है, बाकी तीन को रोटेट किया है। क्या आप कहोगे तो मैं लिखवा देता हूं।
अपने वर्ड्स में इस एक लाइन को लिख लो, और नहीं लिख रहे तो मैं लिखवा देता हूँ। लिख लिया सर। लिख लिया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, मैंने फिशर प्रोजेक्शन आपको बताया। हाँ, एक चीज और पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये चीज और बता दीजिए बस लास्ट, इसके बाद फिशर खत्म करेंगे, आगे चलेंगे। दो कंपाउंड लिख रहा हूं, उसमें आपको रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है। W X Y Z X W Z Y, इन दोनों में आपको सोच के बताना है क्या रिलेशन होगा। बड़ी अच्छी चीज पूछ रहा हूं, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। रोटेट किया है। देखो क्या किया है और क्या बोलना चाहिए। सर बीच में मिरर है। बीच में मिरर तो वैसे ही रख दिया है, मतलब क्या रिलेशन आपको ये बताना है। क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दिया। दो कोयल 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, सही बात है, 90 पे रोटेट कर रहे हैं, लेकिन sir. क्या इस रोटेशन से क्या मिलेगा आपको वो सोचना है। ये एनंशियोमर्स हैं या सेम मॉलिक्यूल हैं, ये चीज सोचनी है, ये बताओ मुझे। सर मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है। मॉलिक्यूल सेम है, अच्छी बात है अगर सेम है तो। ध्यान से देख, ऐसे मत बोल। सर क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो सेम ही तो हाँ, तो रहेगा। क्या 90 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं, ये भी एक बात है। सर 180 से कर सकते हैं तो उससे भी कर ही सकते होंगे 97। नहीं आयुष, ऐसा थोड़ी होता है, इससे कर सकते हैं तो उससे भी कर ही सकते होंगे। 3D में एक बार सोच के देखो, फिर मैं दिखाता हूं आपको। सर ये शायद कोई और ही कंपाउंड बन गया। हाँ, इस बार दिमाग चला कुछ तो। देखो ये मॉलिक्यूल आपका, अगर आप 90 से रोटेट करने की कोशिश करेंगे इसे, ये ऐसे था, 90 से मैं रोटेट करता हूं तो कुछ ऐसे, ये इतना, देखो 90 से रोटेट करूं तो ऐसे कुछ, लेकिन क्या सेम कंपाउंड रहेगा। ध्यान से देख, क्या वर्टिकल लाइन कभी भी आउट ऑफ द प्लेन आ सकती है आयुष। 90 से रोटेट करेगा तो वर्टिकल लाइन आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी, जो कि अलाउड नहीं है। समझा सर। हाँ हाँ हाँ, वो इनवर्ड आउटवर्ड का हो जाएगा फिर डिफरेंस।
सर हाँ श्रेया बोलो। सर मेरा बीच बीच में डिस्कनेक्ट सा हो रहा है, मतलब कनेक्टिंग दिखा रहा है बार बार मेरे को। तो सर एक बार आप क्या बता सकते हैं कि अभी आपने लास्ट क्या बताया? मैंने ये बताया श्रेया कि अगर मैं 90 डिग्री का ऑपरेशन लेता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री से, तो वर्टिकल लाइन आउटवर्ड प्रोजेक्ट करने लग जाएगी। अगर 90 डिग्री से रोटेट कराने की कोशिश करता हूँ तो वर्टिकल लाइन आउटवर्ड आ रही, बाहर की तरफ निकल रही है। तो उससे क्या हो गया, अपना नुकसान हो गया, क्योंकि वर्टिकल लाइन तो कभी भी आउटवर्ड हो ही नहीं सकती। तो 90 के एंगल में सेम मॉलिक्यूल तो नहीं मिलना चाहिए। आप सोच के देखो। समझा आप सर, क्या समझा। है ना, हाँ ये बताने की कोशिश की है। करो एक बार इसको ट्राई करो और सोचो, सेम मॉलिक्यूल बना, डिफरेंट मॉलिक्यूल बना, या कैसे क्या बना, ये आपको एक बार सोचना है। चलो मैं हिंट देता हूं, ये दोनों एन्शोमर्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं वो आपको ऊपर वाला रूल यूज करके देखना पड़ेगा कि एक को फिक्स करके 3 को रोटेट कर सकते हैं। ऊपर वाला रूल यूज करो और उसके अकॉर्डिंग आपको डिटरमाइन करना है ये एनेंशियोमर्स बन रहे हैं, कैसे बनेंगे। सर नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा। नहीं समझ में आ रहा ना, देखो दिखा देता हूँ एक बार। आयुष 1 मिनट देना, जस्ट मैं ड्रॉ कर देता हूँ सारा। आप क्या कर लो, यहां पर मैं फिक्स कर लेता हूं किसी भी एक पार्ट को। मैंने ऊपर वाले बॉन्ड को फिक्स कर लिया है, एक्स वाले को। बाकी 3 को रोटेट करा दिया, सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। बाकी 3 को अगर मैं रोटेट कराता हूं तो सेम मॉलिक्यूल अपने पास आना चाहिए, W। और इस तरफ क्या है, YW, Y इस तरफ, W इस तरफ, और इस तरफ Z आ गया। हाँ, मैंने क्या किया है, इस बॉन्ड को फिक्स किया है और बाकी तीनों को रोटेट करा दिया। तो आपके पास ये दोनों सेम मॉलिक्यूल यील्ड होंगे। ऊपर वाले ऑपरेशन को ही यूज किया। फिर देखो उसके बाद मैंने क्या किया, आयुष आप ऐसा करो, इसमें से आप इस बॉन्ड को फिक्स कर दो। समझा सर, एक एक करके बॉन्ड फिक्स करते जाएंगे तो रोटेट हो के ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। वैसा नहीं बनेगा, उससे थोड़ा डिफरेंट बनेगा। W इसको फिक्स कर दिया मैंने क्या करना था, W को मैंने फिक्स कर दिया है। Y को मैं ले गया टॉप पर, X आ गया इस तरफ, सॉरी Y को ले गया मैं टॉप पर, X आ गया इस तरफ, ओके, और Z आ गया इस तरफ। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। सर Y और W इंटरचेंज करना है। Y और W इंटरचेंज करना है,
ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ एक इंटरचेंज, मतलब ये मिरर इमेज है, वर्टिकल मिरर इमेज कह सकते हो, ऊपर और नीचे लगा दो मिरर, यस सर। है ना? तो मिरर सर। इमेज ये बन गई है एक दूसरे की। यस सर। इसका मतलब ये एनेंटियोमर है, मैंने मिरर लगा रखा था, इसका मतलब ये था ये एनेंटियोमर्स है। अभी समझ में आया एनेंटियोमर कैसे निकाल सकते हैं? यस सर। चलिए, अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। नाशिया गायब है। सर हमने ये प्रूफ तो कर लिया कि एन आइसोमर है, बट इससे हमें ऑब्टेन क्या हुआ? नहीं, ऑब्टेन यही तो देखना था कि दोनों बीच में क्या रिलेशन है, यही तो पूछा था श्रेया। अगर आप 90 डिग्री का ऑपरेशन लगाते हैं 2D में, जो कि फिजिबल नहीं है, तो आपका क्या बन जाएगा? एनेंटियोमर बन जाएंगे, ना कि सेम कंपाउंड रहेगा। ऑपरेशन फिजिबल होता तो सेम कंपाउंड मिलता, लेकिन आपका अगर ऑपरेशन फिजिबल नहीं है तो क्या बन जाएगा? डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, और डिफरेंट कंपाउंड में हमेशा एन आइसोमर बनेगा ना? एनेंटियोमर। ठीक है, यस सर। चलिए, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो मैं आगे थोड़ा सा प्रोसीड करता हूँ। डायस्टेरियोमर्स, चलिए डायस्टेरियोमर्स बताए जाए अभी आपको? नहीं, नहीं बताए जाए? अगर आपने नहीं बताया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बताए जाए या नहीं बताए जाए, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें? नहीं बताया जाए। समझ आ रहा है, चलो ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। देखो, डायस्टेरियोमर्स मैं इसको एक बार हटा दूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं जूम आउट कर देता हूँ। नहीं, हो नहीं पा रहा है मुझसे, इससे छोटा क्यों नहीं जा रहा? मैं एक बार एक मिनट क्लियर करता हूँ, क्लियर कैनवास। एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ, एक मिनट देना जस्ट। हाँ, अब आते हैं डायस्टेरियोमर्स पे। डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? द स्टीरियोआइसोमर्स, the stereoisomers which are नॉन सुपरइम्पोजेबल। पहली चीज नॉन सुपरइम्पोजेबल है। which are non superimposable and do not bear mirror image relationship and do not bear mirror image relationship। नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है। जैसे सबसे इजी क्या है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, क्या ये सुपर इम्पोजेबल होंगे?
सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या सुपर इम्पोजेबल होंगे? क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स में तो सिस ट्रांस भी आता है, तो क्या ये दोनों सुपर इम्पोजेबल होंगे? एक दूसरे को हाइड करेंगे क्या कंप्लीटली? बताइए भाई। हेलो। नहीं सर, सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। नहीं होंगे। और ये मिरर इमेज भी नहीं है एक दूसरे की? नहीं सर। तो ये दोनों क्या है, जो डायस्टेरियोमर्स कहे जा सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? डायस्टेरियोमर्स। परफेक्ट। यस सर। एक और देखिए। बट अगर हम देखें तो अगर से कोई भी कंपाउंड है उसका अगर इमेज नहीं बन पाता है तो वही चीज होगा कि अगर हम मिरर इमेज नहीं बना पा रहे तो वो सुपर इम्पॉसिबल होगा ना। बट मतलब अगर हम इस नहीं, एग्जाम सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। देखो देखो एक और चीज देखो, पहले इसको देखो फिर बताना कि क्या इसमें ये दोनों मिरर, ये दो कंपाउंड में लिख रहा हूं, क्या ये मिरर इमेज है? देखना पहले। श्रेया COOH है ऊपर, इस तरफ OH है, इस तरफ H है, इस तरफ H है, इस तरफ OH है, इस तरफ CH3 है। और देखो COOH, H, OH, OH, H, CH3। श्रेया, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा? देखो सर ये तो मिरर इमेज है, बट सर सर ये बहुत बढ़िया, मिरर इमेज है। एनेंशियोमर्स। अगला देखो। बहुत बढ़िया, सही कहा आयुष ने, ये दोनों मिरर इमेज हैं। सर ने तो गलत बना दिया। OH, H, H। आयुष, इन दोनों में क्या रिलेशन है? श्रेया, आप भी बताओ। ये भी मिरर इमेज है। ये भी मिरर इमेज है। सबको ये बात क्लियर है? ये दोनों भी मिरर इमेज हैं और अगले दोनों भी मिरर इमेज हैं। यस। ये दोनों भी एनेंशियोमर्स हैं। सर बट ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा। कौन से वाले? यही चारों। हाँ, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को एनेंशियोमर कहते हैं। यस सर। ये दोनों भी एनेंशियोमर हैं, ये दोनों भी एनेंशियोमर हैं, लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन है? आयुष बताएगा या अर्णव बताएगा, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है।
सर ये डायस्टीरियोमर्स। ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं, क्योंकि देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं कर सकते, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड है लेकिन मिरर इमेज नहीं है, तो क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल है लेकिन मिरर इमेज नहीं है, तो क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर्स। श्रेया ये बात समझ में आई? हाँ सर समझा। चलिए, डायस्टीरियोमर्स मैंने आपको बता दिया। डायस्टीरियोमर्स के बारे में एक चीज और है। जैसे मैंने आपको बताया था एनेंटियोमर्स विल हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, बोला था एनेंटियोमर्स विल हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बात बोली थी आपको। हाँ यस सर। Diastereomers will have different physical properties like melting point, boiling point, refractive index। डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होती हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब अलग अलग होते हैं। तो एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में ये फर्क है कि एनेंटियोमर्स को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रही हैं। लेकिन डायस्टीरियोमर्स को आप फिजिकल प्रॉपर्टीज से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब जैसे डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह वगैरह, मतलब डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू, फिजिकल मेथड जिनके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट किया जा सकता है, जबकि एनेंटियोमर्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये फर्क है दोनों में। सर स्टीरियो आइसोमर्स का एक बार डेफिनेशन क्या है वो बता सकते हैं क्या? हाँ, they will have same structure but different configuration in space, different configuration in space। सर ये सिर्फ किसका बता रहे हैं? क्या? किसका बता रहे हैं सर ये? स्टीरियो आइसोमर्स का। अच्छा कैटेगरी ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। एक सेकंड सर, मैं भी लिख लेता हूँ। They will have same structure but different configuration in space। सर जब स्ट्रक्चर सेम होगा तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिफरेंट होगा? स्ट्रक्चर पूरा सेम होगा ना। देखो श्रेया, मैंने दिखाया कि एनेंटियोमर्स में स्ट्रक्चर तो सेम ही है, एक कार्बन से चारों ग्रुप, वही 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों एनेंटियोमर्स में, लेकिन स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आ जाती है। एक बार एक OH एक तरफ है, एक बार एक OH एक तरफ है। सर समझे? हाँ सर एक बार डेफिनेशन रिपीट करेंगे? स्टीरियो They will have- will have same structure but different configuration in space। in space? in space। Okay sir, done। तो आपका यहाँ पर डायस्टीरियोमर्स के बारे में बता दिया, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इससे डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट किया जा सकता है। आप डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी डायस्टीरियोमर्स ही कहलाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। Geometrical isomers can also be called as diastereomers। सर बट ऑल केसेस में पॉसिबल नहीं होता ना? और केसेस में पॉसिबल नहीं होता मतलब? सर अगर बाकी
पॉसिबिलिटीज देखे तो किसी किसी में नहीं भी होता है ना सर। स्टीरियो आइसोमर्स सर डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स किसमें नहीं होगा? सिंपल Yes, सी sir. बात है आयुष, अगर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है मॉलिक्यूल में तो उस केस में डायस्टीरियोमर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, सर एक एग्जांपल बताएगा? एग्जाम्पल एन ब्यूटेन ले लो या ऐसे ले लो। देखो आयुष, ठीक है, ये देखो अच्छा, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है। यस सर। ऐसा कुछ रहेगा, ध्यान रखना है आपको। ओके सर। डायस्टीरियोमर समझ में आया? यस सर। अगला पार्ट है रेसिमिक मिक्सचर। देखिए, थोड़ा सा और आगे प्रोसीड कर लो ना। सर पहला क्वेश्चन MS चौहान में ऐसा ही है सर। हाँ, ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अभी 6 ही बचे हैं यार, समझ नहीं आ रहा आगे प्रोसीड करूं या नहीं। आगे नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर बाकी इशू करेंगे। सारे एब्सेंट चल रहे सबके एग्जाम। चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, MS चौहान अब लगाना शुरू करो। कुछ कुछ लग जाएगी, सब तो नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस लग जाएंगे अब। सर एक बार बस कॉन्स्टिट्यूशनल। प्रणव, हाँ बोलो। सर कॉन्स्टिट्यूशनल कब बताएंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रहा आयुष, स्ट्रक्चरल सब हो चुका है आयुष। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। सर कॉन्स्टिट्यूशनल किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ओके सर। और कंफर्मेशनल कन्फॉर्मेशनल अलग है श्रेया, वो अभी ये शायद सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन। कल फिर मिलेंगे हम लोग शाम में। सर मेरा एक डाउट है। बताओ। सर BE का, किसका? बेरिलियम BE, हाँ हाँ, सर उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी नाइट्रोजन से क्यों बढ़ा है? बी का आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी नाइट्रोजन से क्यों बड़ा है? देखो आयुष, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव कर रहे हैं आप? आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट, फिर भी ऑर्बिटल कौन सा है? सर 2s2 है ना? हाँ, s ऑर्बिटल है। यस सर। बेरिलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 801। परफेक्ट। यस सर। बेरिलियम का अगर आप देखने जाएंगे तो कितना आ रहा है आपका
899 है। ओके, और नाइट्रोजन का जो है वो 1400 है आयुष। सर तो ज्यादा हुआ ना n का। नाइट्रोजन का ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो ज्यादा है नाइट्रोजन का। यस सर। बहुत बढ़िया। अगर न्यूक्लियस पे चार्ज नाइट्रोजन का ज्यादा है तो नाइट्रोजन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, यस सर। और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। यस सर। Ionization energy is the amount of energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. यही आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन Yes. निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी है। सर आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेम है ना? सेम है। तो थोड़ा सर सा फर्क होता है, वो मैंने तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था। पोटेंशियल को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाता है, लेकिन आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी के। सर एक क्वेश्चन था, हाँ, एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इज, इसमें 4 ऑप्शन थे सर। बताओ। नियॉन, हीलियम, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। नियोन, हीलियम, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। यस सर। ओके, नियोन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए शायद। सर हीलियम तो सबसे ज्यादा पास है। हीलियम, अरे एक मिनट रुकना। सर नियॉन और हीलियम तो नोबल गैसेस है ना, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा। वो सब कुछ स्टेबल होते हैं। नियोन और हीलियम से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर सर हीलियम से ज्यादा नहीं होगा सर नियॉन की? एक मिनट, एक सेकंड देना मुझे, जस्ट मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ कहीं कुछ दिक्कत ना हो। नियोन का होता है 2081, एक बार लिख लेना, नियोन का है 2081। और सर हम भी तो कह सकते हैं ना आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो उस हिसाब से तो हीलियम ज्यादा। हीलियम का काफी ज्यादा है, हीलियम का तो बहुत ही ज्यादा है। नहीं, नियोन और हीलियम में हीलियम का ज्यादा है, थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा तो नहीं है, बहुत माइन्यूट सा फर्क है। माइन्यूट तो नहीं है, उससे तो खैर काफी ज्यादा ही है। हीलियम का है ज्यादा और नियोन का है कम। सही बात है, क्योंकि इसमें रीजन ये है कि हीलियम में काफी क्लोज हो जाता है, एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। और सर एक और रीजन दे सकते हैं ना कि वो जो हमें पता है आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ, ये भी सही बात है। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल परफेक्ट है ये बात। सर तो अल्टीमेटली आंसर शुड बी हीलियम, राइट? हीलियम, परफेक्ट। सर बट आंसर बेरिलियम दे रखा है, वो क्यों दे रखा है सर? बेरिलियम तो नहीं देना चाहिए, बेरिलियम तो डाटा जस्टिफाई नहीं करता बेरिलियम को। एक मिनट देना, मैं कर। In fact, beryllium has the lowest ionization potential. वही जस्टिफाई तो नहीं कर रहा डाटा, मैं बोल तो रहा हूँ तुम्हें। बेरिलियम का आता है 899, जबकि हीलियम का है 2372, मतलब 2372, जबकि बेरिलियम का जस्ट 899 है। Yes sir. आयुष गलत दे रखा है। सर मैंने इंटरनेट में भी चेक किया था सर, इंटरनेट में भी आंसर बी ही दे रखा है। गलत दे दिया है तुम्हें, आंसर गलत दिया गया। ठीक है, ओके सर। चलो बाय। सर मैंने एक हाइड्रोकार्बन का एक क्वेश्चन था सर। हाँ भेजा है तुमने, रुको एक मिनट देखता हूँ। अभिषेक देना, एक मिनट टाइम दो। तो मैंने भी जो क्वेश्चन भेजा था एक और, वो वाला भी डिस्कस कर लिया। ठीक है।
अभिषेक ने कुछ भेजा था। अभिषेक तुमने मुझे भेजा था the relative ratio of abstraction of hydrogen tertiary secondary and primary hydrogen of alkene and chlorination is this determine the percentage of product in the chlorination of n-butane। अभिषेक ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देख देखो अभिषेक, आपके पास एन ब्यूटेन है, प्राइमरी हाइड्रोजन है कितने? आयुष कॉल किया था? नहीं सर, वो गलती से लग गया था। अभिषेक, यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन है 6 और इनका रिलेटिव रेट कितना है एब्स्ट्रक्शन का? ये ज्यादा निकलेंगे, मतलब 5 into 6, सॉरी टर्शरी का दे रखा है कितना, 5 दे रखा है, तो प्राइमरी का 1 है, रिलेटिव रेट 1 है प्राइमरी का, तो 1 into 6 ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि 6 ऐसे हैं जो निकल सकते हैं, जबकि रिलेटिव रेट कितना है? 1 है। सेकेंडरी वाले कितने हैं? 4 हैं। तो 4 है, तो यहाँ पर रेट कितना होगा? 4 into इसका रिलेटिव रेट कितना है? 3.8। ओके, यस, ठीक है सर। तो आपसे पूछा क्या गया है, दोनों प्रोडक्ट्स का रेशियो क्या है? तो रेशियो निकाल सकता हूं मैं? यस सर, हो जाएगा सर। 3.8 है। हाँ श्रेया, तुम्हारा आते हैं। यस आयुष का भी कुछ आया हुआ। आयुष, तुम्हें इमेज एक बार दोबारा भेजनी पड़ेगी मुझे। हाँ, अब आ गया। The first, second and third ionization energy of an element is 7, 12 and plus 2 oxidation state है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूँ। 1 मिनट आयुष, पहले मैं श्रेया कर देता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। हाँ श्रेया, पहले ये दोनों तीनों कंपाउंड देखो, तीनों में क्या रिलेशन है, क्या अब आप निकाल सकते हो? श्रेया, अभी जो बताया है आज वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। हाँ, उससे अगला देखो, उससे अगले क्वेश्चन पे आए श्रेया। यस देखो, उससे अगला क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा सोचने वाला है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा एटलीस्ट आपको सोचना पड़ेगा उससे अगले क्वेश्चन में। सर, मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया, बट मतलब आंसर मैच नहीं कर रहा था। देखो श्रेया, होगा क्या, नीचे की तरफ CH3, यहां Br, यहां H। अब ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे लग सकता है, तो एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, और ऐसे हो जाए C2H5। हो सकता था ऐसे, C2H5 हाइड्रोजन ब्रोमीन, और इस तरफ ब्रोमीन हाइड्रोजन CH3। श्रेया, यहां पर ये वाले में उल्टा भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता था कि Br इसी तरफ क्यों लगे, अपोजिट डायरेक्शन में भी लग सकता है। Br H, Br H, ये CH, दोनों सेम नहीं है सर? C2H5 सेम कहाँ है? देखो, इधर भी ये इधर दोनों सेम है, ये तो दोबारा ड्रॉ किया है उसी को, ये तो इसी को रीड्रॉ किया है, वहां पे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ था ना, इसको अच्छे से ड्रॉ नहीं किया था, इस वजह से इसको दोबारा ड्रॉ किया है। तो ये दो मिल जाएंगे आपको श्रेया। हाँ, और देखो,
हाँ बीच वाले कार्बन को एज इट इज छोड़ दो, Br H, यहां लिख दो CH2, नीचे की तरफ CH3, ऊपर की तरफ क्या कर दो श्रेया, ऐसे फिर से ले आओ, देखो थोड़ा अच्छे से ना कोशिश करो, HBr CH3, नहीं हो सकता श्रेया, हाँ पॉसिबल है ना? हाँ सर अगर हमें इतना नहीं करना है और अगर हम जो लाइन वाला स्ट्रक्चर से बनाते हैं, तो मैंने वैसे करके ट्राई किया था, तो मेरा स्ट्रक्चर जैसे कि ऐसे बना था। हाँ उसके बाद हम Br ऐड कर दें हर जगह हाँ और पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, तो सर आप उस पर बता सकते हैं कितने आपके बन रहे हैं उस फॉर्म में? श्रेया, उसके लिए मुझे RS चाहिए होगा, और RS मैंने अब तक बताया नहीं है। ओके। ठीक है। और सर वो जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना, हाँ हाँ जो आपने बोला हो जाएगा, एक बार आप सब कर दो, क्योंकि मेरे को समझा नहीं कि एनआईसीएमआर में तो वैसे भी मिरर इमेज होता है, और पीओक्यू कैसे मिरर इमेज है? वो तो ऑपोजिट है ना उनका, एक साइड, और 180 डिग्री से रोटेटेड अरे है। वर्टिकल मिरर इमेज भी चेक करो। अच्छा वर्टिकल भी अलाउड होता है? हाँ ठीक है सर, फिर तो हो जाएगा। है ना? हाँ ठीक है। आयुष के क्वेश्चन पे आते हैं। आयुष, आपका जो क्वेश्चन है उसमें देखोगे फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर से ही है ना? यस सर, लेकिन थर्ड बहुत ज्यादा है। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जा रही है। सर बट सबसे आसान तो वन हुआ ना क्या? सर? सबसे आसान ने निकालना इज वन, राइट? हाँ सही बात है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें दूसरे में जाना है कि नहीं जाना है? लाइक निकाल तो आप कितने भी इलेक्ट्रॉन सकते हो आयुष, लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे कॉन्जुगेटिव इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे एनर्जी रिक्वायर्ड बहुत हाई जाती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, उससे फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उस वजह से जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत हाई चली जाएगी। और खासकर जब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड कुछ ज्यादा ही हाई हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर इनर्ट गैसेस कुछ ज्यादा हाई होती है। यस सर। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका आ गया, मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर बट इसमें पता कैसे चल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं, पता नहीं चल रहा है आयुष, आपको आयनाइजेशन एनर्जी से आइडिया लेना है, क्योंकि पहली दो काफी कम है, तीसरी वाली बहुत ज्यादा हाई है, तो उससे पता चल रहा है कि तीसरी वाला जब इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो वो 8 से ऑक्टेट्स पूरा होने के बाद निकाला होगा। आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, मतलब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाना चाहिए। थर्ड वाला जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो निकालना इस वजह से मुश्किल है क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आप डिस्टर्ब कर रहे हो। सर और थर्ड वाला हमने निकाल लिया तो फोर्थ वाला कंपैरेटिवली आसान होगा? कंपैरेटिवली और मुश्किल होगा आयुष, लेकिन एज सच इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से आसान होगा। मतलब फोर्थ निकालना इस वजह से मुश्किल होगा क्योंकि उस पर ऑलरेडी 3+ चार्ज है, लेकिन एज सच देखें तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो थोड़ा सा थर्ड वाले से कम ही रहेगा। ठीक है? ओके सर। हाँ श्रेया बोलो। सर मेरा ये डाउट है, एक मिनट, अब सर ये जो ऐसा अगर मैंने कोई कंपाउंड बनाया हाँ
इधर फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, हाँ इधर CH3 मैंने मान लिया। CH3 हाँ, खेल ही खत्म हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं बचा। मतलब दोनों साइड सेम ग्रुप हो गए, CH3 अगर मैंने CH3 और C2H5 माना, हाँ C2H5 माना, फिर अब आपने बोला था कि मैं कहीं से भी मिरर ले सकती, तो मैं इधर एक्सिस पे मिरर लेके फिर ड्रॉ कर लूं, इधर फ्लोरीन हो जाएगा, तो किसी भी एक्सिस में मिरर ले सकती हूँ। हाँ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों में से एक पे। अगर मैं साइड, जैसे कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है, तो अभी मैं इसमें ऐसे ले सकती हूँ, ऐसे ले सकती हूँ, बट अगर मैंने मिरर ऐसे फॉर्म में लिया, इस फॉर्म में, तो ये पॉसिबल है ऐसे फॉर्म ऑफ मिरर? ये तुम दोनों ही टेढ़ा बना रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो। तो मेरे को कैनवस चाहिए। हाँ सॉरी, डायगोनल प्लेन नहीं ले सकते आप, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं यही बोली थी, डायगोनल। हाँ, चलिए, और कुछ है श्रेया? नो सो। ठीक है। थैंक यू।